अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार का दिन है और जंग जो है यकीनन अभी तक जारी होगी। मुझे उम्मीद है कि सैटरडे की रात को ऐसा कोई कारनामा हो कि सुबह संडे को पता लगे कि जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन लगता अनलाइकली है। चूँकि ये प्री रिकॉर्डेड है तो मैं माज़रत चाहता हूँ अगर मैंने कोई ख़बर मिस कर दी आज के दिन की। ये प्री रिकॉर्डेड स्टोरी है बट इसी सब्जेक्ट से मुंसलिक है। हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है पाकिस्तान में कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, पाकिस्तान की कोई भी बड़ी अचीवमेंट्स हों तारीख़ी तौर पे उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। और ईरान, अफ़गानिस्तान, दूसरे मुल्कों को, मुसलमान मुल्कों को जैसे सलूट मारा जाता है कि इनकी को क्या ही बात है। और कोई गैरत के डायनामिक्स और गैरती बगैरती और इस तरह की कोई लैंग्वेज के फ्रेमवर्क के डायनामिक्स में हमें हकीर साबित करने की कोशिश की जाती है। और इसके अंदर जो सबसे आसान हदफ होते हैं वो ज़ियाउल हक साहब होते हैं। ज़ियाउल हक को जैसे तख्ता मश्क बनाया जाता है कि सब बुराइयां इसी आदमी में थी, हर शर इसी आदमी ने फैलाया, और जैसे कि जो भी कोई पाकिस्तान में मसाइल और फसाद हैं वो इन्हीं की गलती है। लेकिन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, चाहे उसकी डेवलपमेंट हो चाहे उसकी दिफा हो, वो ज़ियाउल हक की मैनेजमेंट के अंडर हुआ था। ज़ाहिरी बात है ये सब काम एक आदमी नहीं करता, तो किसी एक आदमी को क्रेडिट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इज्तिमाई की आदत देखी जाए तो वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स वो ज़ियाउल हक की थे। और ज़ियाउल हक ने मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा दिलेरी के साथ और बहुत ज़्यादा बुर्दबारी और विजन के साथ, दूर अंदेशी के साथ उन्होंने इसको सर अंजाम दिया और पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर पावर है। एंड इंडिया के साथ भी हमारी जो एस्केलेशन होती है वो बड़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है। इसको कंपेयर करने के लिए आप जो अभी तक ईरान इसराइल के बराह रास्त विजुअल्स देख रहे हैं कि जिस तरह की वो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की इस तरह की लड़ाई ज़्यादा मुश्किल है। ये बिल्कुल जैसे टिपिंग पॉइंट पे आके वापस मुड़ जाती है, बल्कि टिपिंग पॉइंट से भी पहले मुड़ जाती होती है, अनलेस वो एक आखिरी मार्के के लिए जब तैयारी करें। और यकीनन इंडिया उसके लिए भी तैयारी कर रहा है, बट ओवरऑल हमारी लड़ाई इस तरह की मुश्किल है, नामुमकिन है। ज़ियाउल हक साहब का प्रोग्राम ईरान के या पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है न्यूक्लियर, वो ईरान के प्रोग्राम के बाद शुरू हुआ था। वो ईरान के प्रोग्राम से लेस एडवांटेजेस था। ईरान को तो 50s और 60s में सीमेंस और वो फ्रेंच कंपनियां और जर्मन कंपनियां वो सपोर्ट भी करती थी। शाह के ज़माने में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था जो सिर्फ टेक ओवर किया था इस्लामी इनकलाब वालों ने। और इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने 1980s में मदद भी की ईरान ने, और ईरान ने हमें खच मार के फंसवा दिया। ईरान मल्टीपल टारगेटिंग की वजह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की हैकिंग, उन्होंने वो एक स्टक्सनेट वायरस चलाया, बम्बारियाँ हुई, एस्पिनाज हुआ, सबटरफ्यूज हुआ, बहुत से उन्होंने नुकसान कमाए, असैसिनेशंस हुई उनके साइंटिस्ट की। पाकिस्तान में भी सारी चीज़ें अटैम्प्ट हुई, लेकिन अल्लाह ने ख़ास फजल किया हमारे ऊपर कि हमारा ये मामला जो है वो हमेशा हैंडल हुआ है। इसमें से एक सबसे बड़ा जो मार्का है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईरान इसराइल की लड़ाई सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है, क्योंकि इसकी एक तारीख़ है, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। वो ये है कि 1980s में इसराइलियों ने इंडियन के साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि जहाँ पे इजरायली एक स्क्वाड्रन कमांड, और ये मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा कि इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया था इंडिया ने, 1992 में रिकगनाइज किया था, लेकिन 1980s में वो एक ऐसे ऑपरेशन की कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन कर रहे थे मुबैना तौर पे, है हकीकत लेकिन मुबैना तौर पे। टारगेट जो था वो कहूटा फैसिलिटी थी और एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन करना था इंडियंस ने और इजरायली एयरफोर्स ने, और उन्होंने कहूटा पे बमबारी करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर अज़ाइम को हमेशा के लिए दफन कर देना था वहाँ। वो स्क्वाड्रन जहांगढ़ एयरबेस है गुजरात के अंदर, वहाँ पे डिप्लॉयड थी, और उनका काम ये था कि पाकिस्तान को इन्फिल्ट्रेट करेंगे, जैसे वो एक कॉम्बैट फॉर्मेशन के अंदर, जैसे कि वो अपनी शेप इख्तियार कर लेंगे जैसे एक सिविल एयरलाइनर होती है। और बताया जाता है कि वो अंडरनीथ जो सिविल एयरलाइनर है ब्रिटिश एयरवेज़ का, जो लंदन से इस्लामाबाद गालबन जाया करता था सुबह की फ़्लाइट पे, उसके अंडर फ्लाई करके रडार्स को धोखा दे के खुदा न खास्ता कहूटा पे हमला करके जम्मू एंड कश्मीर के ज़रिए वापस इंडिया में चले जाएंगे। बड़ा डेयरिंग किस्म का मिशन, ज़ाहिर बात है। इसमें यकीनन ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ भी कुछ ना कुछ कोऑपरेशन होगी, क्योंकि उनका एक सिविल एयरलाइनर जो है इसमें इस्तेमाल होना था। कई 100 सिविलियंस की लाइव्स को थ्रेटन किया जाना, ज़ाहिर बात है। इसराइल की पुरानी आदत है इंडिया की भी कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए अपने वार को करता है। आपने अभी कश्मीर में भी देखा, जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती थी तो हर दूसरा शैल तीसरा शैल जो है वो किसी सिविलियन के घर पे गिर जाया करता था, क्योंकि इंडिया ने अपने मोर्चे जो हैं वो मुसलमानों के, कश्मीरियों के घरों के साथ बनाए हुए, उनके अंदर बनाए हुए, ताकि वो उनके डेरे, उनके जानवर, उनके नौजवान ज़ख्मी और शहीद हुए पाकिस्तान की शेलिंग से, ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो एक राय बिल्टअप कर सकें, और दूसरा आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को उस इलाके से वो
घर बदर कर सकें या मुल्क बदर कर सकें। तो ये इजरायलियों की भी पुरानी आदत है कि उन्होंने कहा था कि हम एक सिविल एयरलाइनर के नीचे छुप के पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएंगे। आपको याद होगा पिछले दिनों गाज़ा के अंदर जब उन्होंने एक हॉस्पिटल पे रेड की थी तो वो नर्स और डॉक्टर बन के आए हुए थे। एक जिनीवा कन्वेंशन की वायलेशन, एक वॉर क्राइम, बट एनीवेज हु केयर्स एट दिस पॉइंट। यूएन, जिनेवा कन्वेंशन और ये ह्यूमन राइट्स का टंटा अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बहरहाल इसराइल ने तैयारी की और इन्होंने कहा कि हमला करेंगे, और एयर डिफेंसेस को जो पाकिस्तान की उस टाइम पे काफ़ी खासे कमज़ोर होती थी, ना हमारे पास F-16 थे, ना F-17 थंडर थे, ना हमारे पास PL-15 थे, ना हमारे पास ये सारे गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज़ थी आज के ज़माने में। एयरफोर्स हमारी तब भी उसका लोहा बना हुआ था हमारे पायलट्स का, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिस तरह के इजरायलियों के पास थी कि हम उनको इंटरसेप्ट कर सकें। पाकिस्तान में एक इंटेलिजेंस का ब्रेक थ्रू हुआ अल्लाह के फजल से। जनरल ज़ियाउल हक को इसकी खबर हो गई, हमारी ISI या MI का ने काम दिखाया। इस प्लान को शिकस्त देने के लिए ज़ियाउल हक साहब ने एक मंसूबा बनाया कि ना सिर्फ मैं जवाबी कार्रवाई करूँगा, मैं इंडिया और इसराइल को भी हदफ बनाऊंगा, काउंटर अटैक भी करूँगा। और 3 उन्होंने स्क्वाड्रन तैनात कर दिए पाकिस्तान एयरफोर्स के। नंबर 1, पहला ग्रुप जाके इंटरसेप्ट करेगा इसराइली जहाज़ों को और उस सिविल एयरलाइनर को और सबको शूट डाउन कर देगा। नंबर 2, एक ग्रुप जाएगा जो इंडिया के भब्बा एटॉमिक रिसर्च BARC नियर मुंबई के ऊपर हमला कर देगा और उसको वो तबाह कर देगा। और तीसरा जो है टारगेट, वो नेगेव डेजर्ट में डिमोना प्लांट है। अब डिमोना प्लांट जो है ना, वो जैसे इजराइल का आप कह लें पूरी हिस्ट्री में जैसे एक वो शाकार है उसका, वो क्राउनिंग जूल मानते हैं उसको कि हमने देखो पूरी दुनिया की नाक के नीचे से, हमने अमेरिका की नाक के नीचे से न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर लिया। लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका की मंशा के साथ उन्होंने किया है, वो अपने आप को हमेशा बहुत बढ़ा चढ़ा के सुपरमैन टाइप दिखाना चाहते हैं। वो उसकी वो एक साइकोलॉजिकल वजह है कि वो इंटेलेक्चुअली और वो जैसे ना उनके अंदर एक कल्चरल एक बोनापन है इसराइलियों के अंदर, वो बार बार में तफसील में नहीं जाता। अब जो चैलेंजेस थे वो आप समझते ही हैं कि इंडिया में मुंबई में जाके अटैक करना या नेगेव डेजर्ट में जाके अटैक करना, अपने एयर डिफेंसेस के साथ मुकाबला करना है, अपने एयरफोर्स के साथ मुकाबला करना है, और कल करा के आप पहुंच भी जाएं वहाँ पे और हमला कर भी दें तो आपने उस ब्लास्ट रेडियस से बचते हुए आपने निकलना है। और आपने, क्योंकि रिफ्यूलिंग की कोई ऑप्शन नहीं है, चूँकि ये सुसाइड मिशन है, तो आपने जाके इंडियन ओशन में या नेगेव डेजर्ट के साथ किसी मुसलमान मुल्क में जाके इजेक्ट करना है, कोई सीरिया या कोई लेबनान या कोई फ़िलिस्तीन वाली साइड पे जाके, या आपने जॉर्डन जाकर इजेक्ट करना है। अब ये आपको समझ आना चाहिए कि थ्रू एंड थ्रू सुसाइड मिशंस हैं। मुझे इत्तेफाक हुआ है इनमें से कुछ लोगों को मैं मिला हूँ जो एयरफोर्स में इस टाइम पे सर्विस में थे, वो यही बताते हैं कि वॉलंटियर्स, क्योंकि ये एक मैंडेटरी मिशन तो था नहीं, ये वॉलंटरी मिशन था, सुसाइड मिशन था, तो दर्जनों नहीं कहीं 100 पायलट तैयार हो गए थे इस काम के लिए। और ये वो हमारी तारीख़ के कुछ हिस्से हैं जहाँ हमारी कौमियतें, हमारा इंडिविजुअल, हमारी इज्तिमाई फ़िक्र, पाकिस्तानियत, हमारा जो विज़न है पाकिस्तान का, अच्छी लीडरशिप, अच्छी इंटेलिजेंस, हर चीज़ क्लिक करती है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल थी, तो ये चीज़ हर चीज़ क्लिक करती है। वरना हमारे यहाँ ये बिलीफ है कि अल्लाह जो है वो सुब्हाना ताला वो तारीख़ को कंट्रोल में, उसी की कंट्रोल में, वही तारीख़ का वो चला रहा है, घड़ी को वही चला रहा है। तो ये सब चीज़ें क्लिक करती हैं तो समझ लें कि अल्लाह की मंशा शामिल है, अल्लाह की रज़ा शामिल है कि ये काम को अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि यार ये काम हो जाना चाहिए। तो अल्लाह का फजल है, ये अमेरिकन सैटेलाइट्स ने ऑब्जर्व कर लिया कि पाकिस्तान डिफेंसिव और ऑफेंसिव पोजीशंस में जा रहा है, एक लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है और 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को, पूरी दुनिया को ललकारने के लिए तैयार है कि अगर मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद किया जाएगा या मेरी सॉवरेनिटी को वायलेट किया जाएगा या मेरी एग्जिस्टेंशियल उसको थ्रेट किया जाएगा स्ट्रेटेजिक गोल्स को, तो मैं पूरी दुनिया को भस्म कर दूंगा। ख़ुसूसन हिंदुस्तान और इसराइल जो 2 बड़े मोरे हैं मगरबी ममालिक के इस एरिया के अंदर, इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के, उनको मैं उनके अंदर ज़िंदगी जीरन कर दूंगा। ज़ाहिर बात ताबकारी फैल जाएगी उन इलाकों में, इसराइल और इंडिया रहने के काबिल नहीं रहेंगे। तो एक सुसाइड मिशन ही था, ना सिर्फ उन पायलट्स की तरफ से बल्कि हमारी पूरी कौम का एक अज़म था। वो हमने सर पे कफन बांध लिए हुए थे और हमने कहा था घास खा लेंगे, मिट्टी खा लेंगे, बम बनाएंगे। तो वो जो इनिशियल एनर्जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भरी थी, ज़ियाउल हक ने मेरे ख्याल में उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कैरी किया। तो हकीकत यही है कि ज़ियाउल हक ही हमारे वो हैं पेट्रन फिगर हैं लीडरशिप के, जो न्यूक्लियर एसेट्स को डेवलप करने में कामयाब रहे, या वो उसके बनते हैं। कूटा प्लान कैंसिल हो गया। अमेरिकन ने कहा कि यार ये मामले को थमाओ, तुम्हारी इंटेलिजेंस लीक कर गई है। और अमेरिका का यही एटीट्यूड रहता है
अभी ईरान के मामले भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान लड़ता क्यों नहीं है, पाकिस्तान क्यों नहीं मैदान में उतरता। ये दुनिया के मुल्क भी सिर्फ देख रहे हैं। अमेरिका भी वेट एंड वॉच कर रहा है। इसराइल को उसने खुली छूट दी हुई है, इंडिया को खुली छूट दी हुई है आपके खिलाफ। और इसराइल की आंखें आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी हैं, इंडिया के भी आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आंखें हैं। वो सब इस वक्त ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को घुटनों पे ले आया जाए। और क्योंकि अब ये उनको पता लगेगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्प्रेड आउट भी हो गया पाकिस्तान में हर जगह। उसको जिस तरह ईरान का जबरी तौर पे ख़त्म किया जा सकता है, पाकिस्तान का जबरी तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली इकनॉमिकली ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा लिसानी और तहरीकें और अपोजिशन की तहरीकें चला दें कि मुल्क हमारा ढेर हो जाए, घुटनों पे आ जाए, और मईशी तौर पे हम बिल्कुल माशी तौर पर बिल्कुल बर्बाद हो जाएँ, और हमें मजबूर कर दिया जाए कि देखो यार तुम एक दहशतगर्द मुल्क को तुम खुद ही हैंड ओवर कर दो और इसके बदले कुछ चंद मिलियन डॉलर लेके अपने पेट भर लो। ये वाला एटीट्यूड बनाया जाता है। तो हम थ्रेट परसेप्शन के एतबार से थ्रेट जोन से बाहर नहीं निकले। अभी इसराइल की बड़े प्रोफेसर्स, बड़े कुछ में देख रहा था मिनिस्टर्स वगैरह पाकिस्तान को ही थ्रेटन कर रहे हैं। अगर हम और ईरान इस मामले में स्टैंड कर जाता है तो इस खित्ते के लिए बहुत खैर ही खैर है कि हम यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर, अब पोटेंशियल न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सकते हैं। जो ईरान ने डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स की हैं तारीख़ में अपनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान ने की हैं, तो वो उनको एक एहसास हो जाएगा कि हमारी बका, हमारी सर्वाइवल इसी में है कि पाकिस्तान के साथ मिल के काम किया जाए और पाकिस्तान को यहाँ पे और एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला का वो एक सोर्स बना लिया जाए। और ये एरिया जो है वो मुसलमानों की एक पोटेंशियल कन्फेडरेशन का, उस इत्तेहाद का एक फ़्लैश पॉइंट बन सकता है कि जहाँ पे इस्तान ममालिक कम अज़ कम ये जो फ़ारसी दुनिया के मुसलमान मुल्क हैं, ईरान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, ये सारे कम अज़ कम एक मोर और लेस लूज़ फ्रेमवर्क के ऊपर अपनी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए एक दूसरे की एनर्जी, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल नीड्स को और ख़ास तौर पे मिलिट्री नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइन बात होगी इंशाल्लाह। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह इसमें कामयाब करेगा ईरान को अपनी इसी लड़ाई के अंदर, और पाकिस्तान का इसमें कलीदी किरदार रखेगा कि ईरान जो है वो डिप्लोमेटिकली और पोटेंशियली मिलिट्रीली सपोर्ट करने में वो मौजूद हो। कंक्लूशन ये है कि ईरान की नाकामियाँ, जहाँ उन्होंने शिकायत लगा दी अब्दुल कदीर ख़साब की, जबकि हमने उनकी हेल्प करने की कोशिश की। कदीर साहब जो हैं वो हाउस अरेस्ट में गुजरे, पाकिस्तान ने बहुत इकोनॉमिकली सफ़र किया, ईरान ने डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स की, पाकिस्तान ने भी डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स की ईरान के मामले में। नेशन स्टेट्स हैं, सब करते ही हैं। ईरान के साइंटिस्ट असैसिनेट हुए, ईरान के प्लांट्स पे हमले हुए, ईरान के ख़िलाफ़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, तो ये सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ही हुआ होगा ना। सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ एक तस्वुर है, लिबरल्स के तरफ से फैलाया जाता है कि पाकिस्तान को कोई मुल्क ही नहीं समझता, आपकी इतनी अहमियत ही नहीं है कि आपको कंसिडर किया जाए ग्लोबल अफेयर्स के अंदर। तो अगर ईरान, जिसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी बना ही नहीं है, आज तक पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया, उसके ख़िलाफ़ इतनी कार्रवाई की जा रही है, तो आपके ख़िलाफ़ रोज़मर्रा के हिसाब से कितनी कार्रवाई की जाती होगी। सोचने वाली बात है। पाकिस्तान की वो ग्लोबल अहमियत दोबारा स्टेज पे आ गई है, फ्रंट सेंटर पे, और कुछ तबकात से बर्दाश्त नहीं हो रही इस वक्त। आइंदा होगी भी नहीं। आइंदा आने वाले दिनों में जो पसंदीदा निज़ाम है हमारे यहाँ लिबरल्स का, वो बर्बाद हो गया है। ना रूल्स बेस्ड ऑर्डर रहेगा, ना NGO कल्चर रहेगा, ना US एड रहेगी। ये सब चीज़ें ऐसे ख़त्म होने को आ रही हैं, और दुनिया में जो चीज़ मानी जाएगी वो ये है कि ताकत इस ताकत, और लाठी के ज़रिए जो बात करेगा उसी की बात सुनी जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बैक टू बैक शर्फ पे शर्फ मिली जा रहा है। चीफ साहब को बुलाया गया खाने के ऊपर, वगैरह वगैरह वगैरह। इंडिया को डिप्लोमेटिकली जैसे कोल्ड शोल्डर दी जा रहा है, शन किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को इसका एडवांटेज लेते हुए अपने न्यूक्लियर एसेट्स के दिफा में प्रीएम्प्टिव मामलात करने चाहिए। अब वेट एंड सी की पॉलिसी नहीं है। आपने देखा ईरान के अंदर जैसे असैसिनेशंस हुई, जैसे एक जल्दी से 24 घंटे के अंदर इसराइल ने एस्केलेशन लैडर को इतना जल्दी क्लाइम कर लिया। हम इसको नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आप खुद सोचें आपके अंदर कितनी इन्फिल्ट्रेशन होगी, जिस तरह ईरान के साथ हुआ है मामला, कितनी एस्पिनाज होगी, कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस के एसेट्स होंगे आपके दुश्मनों के, कितने लॉबियस्ट यहाँ मौजूद होंगे। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया आपके ख़िलाफ़ ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा रियल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है बनस्बत इसराइल के। वो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकॉनमी, बहुत बड़ी आर्मी है। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? सोचिएगा इसके बारे में। दुआ करें पाकिस्तान के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर का मामला हो, और हम ईरान के मामले को लेके ख़ास तौर पे और फ़िलिस्तीन के मामले को लेके पाकिस्तान से अल्लाह काम ले दुनिया के अंदर। पोस्चरिंग तो हमारी रियासत ने शुरू कर दी है। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब जगह जगह जाके ये बात कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों को हम अबैंडन नहीं कर सकते, उनका साथ ऐसी ही जैसे हमारे दीन में ईमान है, मज़हब में ईमान है।
तो अब जो ये पीछे से हमें इजाज़त मिली है डीप स्टेट से, पाकिस्तानी रियासत से, ये बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान अपने आप को उस किरदार में फाइनली पोजीशन कर रहा है कि जिस किरदार के लिए कायद आज़म ने इसको बनाया था, कि ये मुसलमान मुल्कों की एक एक्सपेरिमेंटेशन लैब हो और यहाँ से सारे आइडियाज़ जो हैं वो दुनिया की इमामत का काम लिया जाए। जैसे बेसिकली मैं अगर उसको लुब्बे लुबाब में वो बता दूँ इल्लामा इकबाल के शेर में कि दुनिया की इमामत का जहाँ से काम लिया जाए, उम्मत की इमामत का कहाँ से काम लिया जाए। हमेशा की तरह आप सबका सुनने का शुक्रिया। उम्मीद है आप दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू।